हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपकी भू संतुलन यानी कि आइसोस्टेसिस से संबंधित क्लास है, जो कि आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, नेट, जेआरएफ और जो भी आप पीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये आज अपन कवर करेंगे क्या होती है आइसोस्टेसिस या भू संतुलन। और जितनी भी मैं आपको डिटेल ये क्लास करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज जो क्लास चल रही हैं, इनका क्या है कि क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन सीरीज में प्रश्नोत्तरी सीरीज पहले कवर करवा चुका हूँ। ये क्लास देखने के बाद आप प्रश्नोत्तर सीरीज भी देख सकते हैं, जो इस टॉपिक यानी कि जो भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर और विद डिटेल्ड मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भू संतुलन। भू संतुलन यानी कि आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी है क्या, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो इसके पे आगे हमने खोज की या इस पे अधिक से अधिक अध्ययन किए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने मत प्रस्तुत किए इस पे, ये आइसोस्टेसी पे। देखो आइसोस्टेसी होती क्या है। अपने पृथ्वी पर यानी कि धरातल पर आप पर्वत देखते हो, पठार देखते हो, मैदान देखते हो, ठीक है। पर्वत, पठार और मैदान, जैसे कि ये आपका धरातल है, ठीक है। इस धरातल के ऊपर देखो, यहाँ पे ये आपके पर्वत है, ये पर्वत है, ये पठार है, ये आपका मैदान है और ये यहाँ पे समुद्र तल है। ये आपका पर्वत, ये आपका पठार, ये आपका मैदान और ये आपका समुद्र तल हम कह सकते हैं। देखो देखने में आप सीधा देख सकते हैं, पर्वत सबसे ऊंचे हैं, होते भी हैं सबसे ऊंचे, आपने देखा हुआ है, पढ़ा होगा। पठार उससे थोड़े कम ऊंचे होते हैं और मैदान उससे भी कम, और समुद्र तल जो आपका गहराई यानी कि धरातल का जहाँ से हम लेते हैं, धरातल से ऊंचाई जहाँ से लेते हैं, वो धरातल का सबसे नीचा जो स्थान है वो होता है आपका समुद्र तल। समुद्र तल सबसे नीचे है, मैदान उससे थोड़े बड़े हैं, ऊंचे हैं, पठार उससे थोड़े ऊंचे हैं और पर्वत सबसे ऊंचे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी पृथ्वी पर या धरातल पर उच्चावच या पाए जाते हैं। ये एक प्रकार से उच्चावच ही हैं, द्वितीय उच्चावच इनको कह सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था तीनों उच्चावचों के बारे में। प्राथमिक उच्चावच जो होते हैं वो आपके महाद्वीप और महासागर होते हैं, और द्वितीय उच्चावचों की यदि बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के द्वारा जिन उच्चावचों का निर्माण होता है उनको हम द्वितीय उच्चावच कहते हैं, जिसमें आपके पर्वत, पठार आते हैं। और तृतीय उच्चावच में आते हैं, जैसे पर्वत, पठार हैं आपके द्वितीय उच्चावच हैं, इन पर बाह्य जो कारक कार्य करते हैं, अपर्दन के कारक बताए थे मैंने आपको 5, वो कारक जब इस पे काम करते हैं और इसका अपर्दन करके एक नई स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं आपके तृतीय उच्चावच। इस तरीके से धरातल पर जो उच्चावच पाए जाते हैं, इन उच्चावचों में देखो कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है और कहीं पे समुद्र तल है, लेकिन फिर भी पृथ्वी में संतुलन बना हुआ है। अब देखो कोई भी चीज़ हो, उसके एक जगह पे कुछ ज़्यादा बाहरी सामान रखा हुआ है और एक साइड पे कम भारी सामान रखा हुआ है, तो उसका संतुलन बिगड़ेगा। लेकिन पृथ्वी पर कहीं पर पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे समुद्र तल
लेकिन फिर भी इसका संतुलन बना हुआ है, यही कहलाता है आपका भू संतुलन। ठीक है, क्या है भू संतुलन? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, उन उच्चावचों के कारण भी पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है, वो कहलाता है आपका भू संतुलन। इस भू संतुलन के बारे में सबसे पहले डट्टन नाम के विद्वान हुए। डट्टन महोदय ने 1889 में आइसोस्टेसिस शब्द दिया। ठीक है, सबसे पहले इस पे अध्ययन किया किसने? डट्टन महोदय ने, और 1889 में आइसोस्टेसिस शब्द दिया इन्होंने, और इन्होंने ही सबसे पहले भू संतुलन को या आइसोस्टेसिस को परिभाषित भी किया। इन्होंने कहा था कि जो ऊंचे उच्चावच हैं, यानी कि जिन उच्चावचों का ऊंचाई अधिक है और उनसे कम ऊंचाई वाले हैं, जैसे देखो ये पर्वत है, डट्टन महोदय के अनुसार ये चीज़ बता रहा हूँ मैं कि पर्वत है, इसका कम घनत्व होगा, यानी जो चीज़ जितनी ऊंची है उसका घनत्व कम होगा, जो चीज़ जितनी नीची है या जितनी उसकी ऊंचाई कम है उसका अधिक घनत्व होगा, यानी कि अधिक ऊंचाई कम घनत्व और कम ऊंचाई अधिक घनत्व, ये बताया था डट्टन महोदय ने। यहीं पे लिख देता हूँ, अधिक ऊंचाई अधिक ऊंचाई कम घनत्व और कम ऊंचाई अधिक घनत्व। ये चीज़ बताई थी किसने? डट्टन महोदय ने। और इन डट्टन महोदय ने ही कहा था कि आपके जो समुद्र है, समुद्र तल है, वो मैदानों को, मैदान है पर पठारों को, पठार है पर्वतों को जकड़े हुए हैं, यानी कि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं या एक दूसरे के हिसाब से ये स्थिर हैं। तो ये डट्टन महोदय ने बताया था कि जिस ऊंचे भाग का या स्तंभ का हम कह सकते हैं, जिस स्तंभ की अधिक ऊंचाई है उसका घनत्व कम पाया जाएगा, और जिस स्तंभ की ऊंचाई कम है उसका घनत्व अधिक पाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आइसोस्टेसिस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, डट्टन महोदय ने। और आइसोस्टेसिस शब्द की यदि बात करें तो आइसोस्टेसियस से ये बना है। ठीक है, ये शब्द आइसोस्टेसियस से बना है। अब सबसे पहले आइसोस्टेसिस या भूसंतुलन की जानकारी हमें कहाँ मिली, जहाँ से इस पे अध्ययन प्रारंभ हुए। तो देखो, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भूसंतुलन के अध्ययन का प्रारंभ ये भारत से ही प्रारंभ हुआ था। एक जगह है हिमालय क्षेत्र में, भारत से हुआ। देखो हिमालय क्षेत्र में एक गांव है, जैसे कल्याणपुर और कल्याण। देखो ये दो गांव हैं, इनका अक्षांशीय सर्वेक्षण किया जा रहा था, यानी कि अक्षांश इनके निर्धारित किए जा रहे थे। दो गांव हैं, कौन कौन से? कल्याणपुर और कल्याण। आपके हिमालय क्षेत्र में ये गांव हैं। तो इनका जब अक्षांशीय सर्वेक्षण किया जा रहा था, इनके अक्षांश निर्धारित किए जा रहे थे, तो इनके अक्षांश सीध पे एक पे ही थे, एक ही अक्षांश पे थे, लेकिन अंतर आया इनमें कितना? 5 सेकंड का अंतर आया।
अक्षांशों के बारे में आपको पता होगा। देखो जैसे 5 डिग्री अगर लिखेंगे तो ये एक अक्षांश हो गया। इसके आगे चलते हैं, जैसे 4 मिनट, ये साइन यदि लगाएंगे तो वो मिनट का साइन होता है। यदि 3 सेकंड, जब ये दो साइन आ जाएंगे तो वो हो जाएगी आपकी सेकंड। इसी तरह जब कल्याण या कल्याणपुर गांव का सर्वेक्षण या अक्षांशीय निर्धारण किया जा रहा था तो इनमें कितना अंतर आया? 5 सेकंड का अंतर आया। जब इनमें एक ही अक्षांश पे उपस्थित होते हुए इन पे 5 सेकंड का अंतर आया तो इस बात पे विचार किया गया कि ये अंतर क्यों है। फिर बाद में पता चला इसके अध्ययन या इसकी खोज के बाद कि जो हिमालय है उसके आकर्षण के कारण ये अंतर आया, आकर्षण शक्ति के कारण ये अंतर आया। और वो आकर्षण किस वजह से था? भू संतुलन की वजह से। तो सबसे पहले भू संतुलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत के हिमालय क्षेत्र के 2 गांव थे, कल्याण और कल्याणपुर। जब इनका अक्षांशीय सर्वेक्षण किया जा रहा था तो इनमें 5 सेकंड का अंतर आया। इस अंतर को देखते हुए इस पर अध्ययन करना प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इससे संबंधित यानी भू संतुलन या आइसोस्टेसिस से संबंधित कुछ मत दिए गए थे। उन मतों को अपन देखेंगे। पहला था एयरी का मत। देखो एयरी ने इस पे अध्ययन किया और अपने अध्ययन या रिसर्च के बाद इसने इस भू संतुलन के बारे में कुछ अपना मत प्रस्तुत किया कि क्यों ये इनका घनत्व कम पाया जाता है। ठीक है, जो ऊंचे हैं क्यों ये कितने ये धरातल में अंदर हैं, यानी कि अपने हिसाब से इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पे बताया। 3-4 विद्वान हैं, इनको अपन ने देखना है कि किसने किस प्रकार से बताया और इन्हीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एयरी के मत के अनुसार ये क्या है। ठीक है, आगे मैं एक बार इसको डिटेल बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एयरी का मत इन्होंने बताया था, इसके मत को अपन जड़ का सिद्धांत भी कहते हैं। एयरी का जड़ सिद्धांत, एयरी का जड़ सिद्धांत इन्होंने कैसे बताया? देखो कि ये है आपका ये आपका आधार तल है और इस आधार तल पे देखो ये स्तंभ है। ये आपका धरातल है। ठीक है, ये आपका पर्वत है। ठीक है, ये आपका पठार है और ये आपका मैदान और ये आपका समुद्र तल। ठीक है, सेम है इसी तरह पठार, मैदान और समुद्र तल। एयरी महोदय ने इस तरह से बताया कि जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं इनका घनत्व कम है, यानी कि ऊंचे हैं इसलिए इनका घनत्व ऊंचा कम है। जैसे कि इसका घनत्व अपन बात करें समुद्र तल का घनत्व सर्वाधिक बताया इन्होंने,
3, ठीक है। इसका बताया था 2.9, 2.8, 2.7। एयरी महोदय ने बताया कि जो जितना ऊंचा है, यानी कि जो स्तंभ जितना ऊंचा है वो उतना ही गहराई में भी है, यानी कि समान गहराई अधिक ऊंचाई ऊंचाई अधिक घनत्व कम, यानी कि जो जिस स्तंभ का जितनी ऊंचाई है जिस स्तंभ की और उसकी उतना ही घनत्व कम है, तो ऊंचाई अधिक घनत्व कम, ऊंचाई अधिक है और घनत्व कम है। इसी तरह समान गहराई असमान घनत्व, ऐसे इन्होंने बताया था। फिर इन्होंने बताया कि जो भूपरपटी है एक सेकंड, जैसे मैंने आपको एडवर्ड स्वेज का वर्गीकरण बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि स्याल, सीमा, निफे, उसी तरह इन्होंने बताया था कि जो ऊपरी परत है पृथ्वी की जिसको अपन स्याल कहते हैं उसका घनत्व कम है और उसके आंतरिक जो मध्यवर्ती परत है सीमा उसका घनत्व अधिक है। तो अधिक घनत्व वाली जो परत है उस पर, या अधिक घनत्व वाली परत हुई आपकी स्याल पर सीमा तैर रही है, यानी कि अधिक घनत्व वाली परत पर कम घनत्व वाली परत तैर रही है। इस प्रकार इन्होंने एयरी महोदय ने बताया था। इसको जड़ का नियम कहते हैं, ठीक है। इसको तैराव का नियम भी कहते हैं, तैराव का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये एयरी महोदय का मत है। आपको ये 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। इन्होंने फिर एक इसको लेकर एक बोध भी दिया था, यहीं पे देखो एक उदाहरण दिया था कि जिस तरह से जल पर नाव तैरती है, जिस तरह से जल पर नाव तैरती है तो उसका अधिकांश भाग उसके जल के अंदर रहता है और उसका एक भाग ऊपर रहता है। जैसे इस 1/9 का नियम जो है इन्होंने बताया था इस नियम के हिसाब से कि इसका एक भाग तो ऊपर है, बाकी इसके 9 भाग जो हैं वो कहाँ पे हैं, धरातल की गहराइयों में पाए जाते हैं। एक भाग कहाँ है, इसका ऊपर है जो कि हमको ऊपर दिखाई दे रहा है पृथ्वी के ऊपर, और उसका 9 भाग यानी कि उसके 9 भाग कहाँ पे हैं, धरातल की गहराइयों में, यानी कि जो कि जितना ऊंचा है उसके 9 गुना वो कहाँ पे है, धरातल की गहराइयों में है। ये बताया था किसने, एयरी महोदय ने, ठीक है। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। इसको जड़त्व का, एयरी का जड़ सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी अधिक ऊंचाई कम घनत्व इसने दिया, और इसको तैराव का नियम यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि इन्होंने ये भी बताया था कि जो जल पे जब नाव तैर रही है, ये इसका उदाहरण था कि जिस प्रकार जल पे नाव तैरती है तो उसका अधिकांश भाग जल के नीचे रहता है और उसका एक भाग ऊपर रहता है। उसी प्रकार जो ये अपने स्तंभ हैं यानी कि अपने उच्चावच हैं वो जितने ऊपर हैं उससे कहीं अधिक कहाँ पे हैं, नीचे हैं। ये इसका सिद्धांत था किसका, एयरी महोदय का। आपको ध्यान रखना है। असमान, इसका समान गहराई असमान घनत्व, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसका असमान गहराई समान घनत्व। असमान गहराई ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा सिद्धांत।
दूसरा सिद्धांत था प्राट महोदय। एयरी का मत पड़ा, अब है दूसरा प्राट महोदय का मत। देखो एयरी ने तो बताया था कि जो स्तंभ जितना ऊपर है वो उतना ही नीचे भी है, लेकिन इन्होंने बताया प्राट महोदय ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आधार तल होता है, इन्होंने आधार तल के बारे में बताया था। जैसे ये आधार तल है, ठीक है। इस आधार तल के ऊपर ये आपका पर्वत है, इन्होंने इस प्रकार बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ऊपर है जितना वो उतना नीचे भी हो, यानी कि एयरी महोदय के इन्होंने विपक्ष में मत दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, नीचे जो समतल तल है, यानी कि यह है आपका क्षतिपूर्ति तल या दुर्बलता मंडल इसको कह सकते हैं। या क्षतिपूर्ति मंडल। यानी कि जो जितना ऊपर है और इसकी जो इसका घनत्व है वो इसने समान बताया, सभी का घनत्व समान बताया। जैसे इसका घनत्व समान है, इन्होंने घनत्व समान, गहराई असमान, ऐसे इनको बताया। गहराई भी इसको समान बताया। देखो जिस तरह से ये पर्वत है, पर्वत ऊपर है, इतना ही है, ऊंचा है। पठार की यदि बात करें तो पठार अपने हिसाब से है और मैदान अपने हिसाब से है, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन समुद्र तल। हाँ, तो इन्होंने दिया था क्षतिपूर्ति तल का सिद्धांत। इसको क्षतिपूर्ति तल का सिद्धांत कहते हैं, या इसको लॉ ऑफ कंपनसेशन। इसको लॉ ऑफ कंपनसेशन कहते हैं। ये आपका क्षतिपूर्ति तल है। यानी कि घनत्व समान है लेकिन गहराई असमान है। सॉरी, घनत्व असमान है, गहराई समान है, समान गहराई पर है। यहाँ तक इसका
सभी जो जितने भी स्तंभ हैं कहाँ तक हैं, क्षतिपूर्ति तल तक इनकी गहराई है, नीचे इनकी कोई गहराई नहीं है। और इसका घनत्व की यदि बात करें वो है असमान। जैसे कि इसको देखो 3 इसका बताया, इसके बाद 2.9, 2.8 और 2.7। यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपन, गहराई समान घनत्व असमान। गहराई समान है, क्षतिपूर्ति तल तक ही है, लेकिन इनके घनत्व में अंतर है। क्योंकि देखो पर्वत का घनत्व कितना है, 2.7 है, पठार का घनत्व कितना है, 2.8 है, और मैदान का घनत्व 2.9 है। सर्वाधिक घनत्व किसका है, समुद्र तल का। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इनके नाम ध्यान रखने हैं। क्षतिपूर्ति तल का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, लॉ ऑफ कंपनसेशन इसको बोलते हैं। और गहराई समान है लेकिन घनत्व इसका क्या है, असमान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्षतिपूर्ति तल या क्षतिपूर्ति तल का सिद्धांत किसने दिया है, क्षतिपूर्ति तल किसने दिया, ये भी सीधे पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। और ये था आपका प्राट महोदय का मत। प्राट महोदय ने क्या दिया कि जो जितना ऊपर है उसका घनत्व उतना कम होगा, ठीक है। और क्षतिपूर्ति मंडल या क्षतिपूर्ति तल के बारे में इन्होंने बताया था। क्षतिपूर्ति तल का सिद्धांत इसको कहते हैं, लॉ ऑफ कंपनसेशन इसको कहते हैं, गहराई समान और घनत्व असमान इन्होंने बताया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा है हीस्कैनन का मत। हीस्कैनन का मत था, हीस्कैनन ने इन दोनों को, यानी कि इन्होंने एयरी व प्राट एयरी व प्राट के मत को मिलाकर के मतों को मिलाकर अपना मत दिया, अपना मत दिया। यानी कि इन्होंने एरी और प्राट के मत को मिलाकर अपना मत दिया। इन्होंने गहराई भी असमान और घनत्व भी असमान। इन्होंने गहराई भी असमान बताई और घनत्व भी इन्होंने असमान बताया। यानी कि एरी और प्राट दोनों के मतों को मिलाकर इन्होंने अपना मत दिया था। इन्होंने ये कहा था, जैसे पर्वत देखो इन्होंने ये बताया था कि गहराई भी असमान है
और घनत्व भी असमान है। इन्होंने बताया था कि घनत्व जो होता है वो ऊपर, जैसे ये स्तंभ है पर्वत, पर्वत की यदि बात करें तो इसका ऊपर घनत्व है मान के चलो 2.8, 2.8, लेकिन नीचे की तरफ इसमें वृद्धि होगी तो इसके जड़ में कितना होगा 3। यानी कि ऊपर जितनी ऊंचाई होगी उस ऊंचाई में भी ऊपर की तरफ कम घनत्व होगा और जैसे जैसे नीचे आएंगे नीचे की तरफ घनत्व में वृद्धि होगी। इसके अनुसार नीचे की तरफ घनत्व में वृद्धि होगी। ठीक है, नीचे की तरफ घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। गहराई भी असमान और घनत्व भी असमान, ये किसने दिया था, हीस्केनन महोदय ने। एयरी और प्राट दोनों मतों का समर्थन किसने किया था, हीस्केनन ने। और नीचे की तरफ घनत्व में वृद्धि के बारे में किसने बताया था, हीस्केनन महोदय ने। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है किसको, हीस्केनन के मत को लेकर। अगला है आर्थर होम्स के अनुसार आर्थर होम्स का मत था चौथा, देखो आर्थर होम्स ने भी एयरी के मत का समर्थन किया। आर्थर होम्स ने भी एयरी के मत का समर्थन किया और इसने कहा था, इन्होंने एयरी के मत के अनुसार जो भूपरपटी है वो अधः स्तर पर तैर रही है। इन्होंने कहा था भूपरपटी अधः स्तर पर तैर रही है। ठीक है, देखो भूपरपटी जो है इसका घनत्व कम है, घनत्व कम है और अधः स्तर का घनत्व अधिक है। ठीक है, जो कम घनत्व वाली चीज होती है वो अधिक घनत्व वाली चीज पर तैरती है। यानी कि जो भूपरपटी है आपकी, इसका घनत्व कम है और अधः स्तर का घनत्व अधिक है, इसलिए कम घनत्व वाली भूपरपटी अधिक घनत्व वाले अधः स्तर पर तैर रही है। ये बात बताई थी किसने, आर्थर होम्स ने। और समर्थन था एयरी महोदय का। एयरी महोदय ने भी ऐसे ही कहा था, इसलिए एयरी के मत को क्या कहते हैं, तैराव का सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। और तैराव के सिद्धांत के बारे में ही इन्होंने भी बात की, किसने, आर्थर होम्स ने। नेक्स्ट है जॉली की संकल्पना। जॉली का मत ऐसे लिखते हैं, जॉली का मत। देखो इन्होंने भी एयरी का ही समर्थन किया। तैराव सिद्धांत का समर्थन किया। एयरी का जो तैराव सिद्धांत का, उसका ही इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने क्षतिपूर्ति रेखा, इन्होंने क्षतिपूर्ति रेखा, क्षतिपूर्ति रेखा या क्षतिपूर्ति मंडल के बारे में बताया।
देखो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्षतिपूर्ति रेखा या क्षतिपूर्ति मंडल के बारे में किसने बताया या ये किसने दिए थे शब्द, ठीक है। इनकी गहराई की यदि बात करें तो इन्होंने बताया कि 16 किलोमीटर, पृथ्वी की 16 किलोमीटर की गहराई में ये क्षतिपूर्ति रेखा या क्षतिपूर्ति मंडल पाया जाता है और इसके ऊपर ही ये जो आपकी भूपरपटी है ये तैर रही है। यह किसने बताया था? जॉली महोदय ने। आपको ध्यान रखना है, देखो हीस कैनन था, ठीक है। हीस कैनन के बाद आर्थर होम्स, आर्थर होम्स के बाद जॉली महोदय, इन तीनों ने एरी का समर्थन किया था। किस किसने? जॉली, जॉली, आर्थर होम्स और हीस कैनन। हीस कैनन ने तो दोनों को बोला था। देखो इन दोनों ने, जॉली और आर्थर होम्स ने एरी का समर्थन किया और हीस कैनन ने एरी व प्राट। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने एरी का समर्थन किया, कि तो किसने किया था? जॉली और आर्थर होम्स ने। और किसने दोनों के मतों को मिलाकर अपना मत दिया? वो था आपका हीस कैनन, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति रेखा या क्षतिपूर्ति मंडल के बारे में किसने बताया था? आपके जॉली महोदय ने बताया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एरी के तैराब सिद्धांत का बारे में किसने बताया था? यही आपको जॉली, आर्थर होम्स और हीस कैनन ने। अब आता है अगला, हैफोर्ड व बॉबी की संकल्पना। हैफोर्ड व बॉबी की संकल्पना, संकल्पना कह सकते हैं या इनका मत भी कह सकते हैं, हैफोर्ड और बॉबी का। हैफोर्ड और बॉबी ने प्राट का समर्थन किया था। हैफोर्ड और बॉबी ने किसका समर्थन किया? हैफोर्ड और बॉबी ने प्राट का समर्थन किया था। जबकि बाकी जो अभी आपने पढ़े थे, हीस कैनन ने तो दोनों का किया। हीस कैनन के बाद हमने देखा था आर्थर होम्स और आर्थर होम्स के बाद देखा था हमने जॉली। आर्थर होम्स और जॉली ने किसका समर्थन किया था? एरी महोदय का समर्थन किया। और हैफोर्ड और बॉबी ने किसका समर्थन किया? प्राट की संकल्पना का, ठीक है। इन्होंने समतोल तल की संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने समतोल तल, समतोल तल की संकल्पना प्रस्तुत की। सीधा क्वेश्चन आता है, समतोल तल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो समतोल तल की संकल्पना हैफोर्ड और बेबी ने। क्षतिपूर्ति तल किसने बताया था? क्षतिपूर्ति तल, तो क्षतिपूर्ति तल के बारे में प्राट महोदय ने बताया। और क्षतिपूर्ति मंडल के बारे में किसने बताया? जॉली ने बताया। ध्यान रखना है, समतोल तल के बारे में किसने बताया? हैफोर्ड और बॉबी ने बताया था। क्षतिपूर्ति मंडल के बारे में किसने बताया? क्षतिपूर्ति मंडल के बारे में जॉली ने बताया। और इसके बाद और क्षतिपूर्ति तल के बारे में, क्षतिपूर्ति तल के बारे में किसने बताया? वो बताया था आपके प्राट महोदय ने। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यहीं से इनमें से क्वेश्चन आता है। फिर इन्होंने एक उदाहरण दिया था। इन्होंने कहा था कि समान लंबाई व समान चौड़ाई के, समान लंबाई व समान चौड़ाई के खनिज के कुछ टुकड़े लिए जाते हैं। समान चौड़ाई के खनिज के टुकड़े, इन खनिज के टुकड़ों को पारे में डाला जाता है।
लेकिन इनका घनत्व वो है असमान था। ठीक है, लंबाई समान लंबाई और समान चौड़ाई, लेकिन घनत्व असमान। यहाँ भी लिख देता हूँ, घनत्व असमान। घनत्व इनका असमान था। कुछ खनिज के टुकड़े लिए जाते हैं जिनकी समान लंबाई तथा समान चौड़ाई है, लेकिन घनत्व उनका असमान है। जब ये पारे की सतह पर होते हैं, पारे की सतह पर होते हैं, जैसे ये पारे की सतह है, जैसे यहाँ पे अधिक ये टुकड़ा है, इसका घनत्व अधिक है, इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व अधिक है। ठीक है, ऐसे अधिक घनत्व और कम घनत्व, और ये है आपका समतोल तल, इसको कह सकते हैं अपन समतोल तल। अब देखो, जो अधिक घनत्व वाला टुकड़ा है, अधिक घनत्व वाला टुकड़ा है वो थोड़ा नीचे भी होगा। ठीक है, उसकी ऊंचाई कम होगी और थोड़ा उसके मतलब पारे की सतह को भी थोड़ा नीचे करेगा, यानी कि दबाएगा, इसलिए उसकी ऊंचाई कम होगी। और जो कम घनत्व वाला है वो थोड़ा ऊंचा होगा और पारे की सतह पर इतना दबाव या प्रभाव नहीं डालेगा, इतना वो ऊंचा होगा। इस प्रकार से इन्होंने ये उदाहरण देकर समझाया था कि जब समान लंबाई और समान चौड़ाई के खनिज के टुकड़ों को, जो जिनका घनत्व असमान है, उनको पारे की सतह पर डाला जाता है, तो जो अधिक घनत्व वाला टुकड़ा है उसकी ऊंचाई कम होगी और जो कम घनत्व वाला टुकड़ा है उसकी ऊंचाई अधिक होगी। इस तरह हेफोर्ड और बेवी ने प्राट का समर्थन करते हुए आपके आइसोस्टेसी की संकल्पना दी अपनी, या अपना मत प्रस्तुत किया। तो ये था आपका हेफोर्ड और बेवी का मत। इसके बाद देखो ये जो संतुलन है किस प्रकार इनके बीच बना हुआ है वो एक बार मैं बता देता हूं आपको। जैसे देखो, ये आपका क्षतिपूर्ति तल है, क्षतिपूर्ति तल, और ऊपर आपके ये पर्वत हो गया, ये आपका पठार, ये आपका मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, ये क्षतिपूर्ति तल है। इसके नीचे जो कुछ भी है इस प्रकार से ये तरल अवस्था में है। ठीक है, इसके नीचे जो कुछ भी है वो क्या है, तरल अवस्था में है। अब देखो, ये हैं इनके घनत्व के बारे में अपन ने पढ़ा, ऊंचाई के बारे में अपन ने पढ़ा, लेकिन जब इनका बाह्य कारकों द्वारा अनक्षादन या अपर्दन होता है, जैसे पर्वत, पठार या मैदानों का अपर्दन हुआ, और अपर्दन के बाद ये जो अब मैंने आपको 5 एजेंट बताए थे उनके द्वारा बहाकर, जैसे नदियों द्वारा, पवन द्वारा, ठीक है, हिमानी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा या सागरीय लहरों द्वारा, यहाँ से इनका अपर्दन होता है। और अपर्दन के द्वारा जो बहाकर जो ये आपका समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र तल तक ये चीजें अपर्दन द्वारा जो भी इसका अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ पे आता है, समुद्र तल में। और जब समुद्र तल में दबाव बढ़ता है, समुद्र तल में जब दबाव बढ़ता है तो ये चीजें यहाँ पे कहाँ जाती हैं, क्षतिपूर्ति तल के भी नीचे, यानी कि इसका क्या होता है, निमज्जन हो जाता है, यहाँ पे समुद्र तल का धसाव हो जाता है। और जब ये धसाव होके ये चीजें कहाँ पहुंच जाती हैं, नीचे जो आपका क्षतिपूर्ति तल है उसके नीचे जो द्रव अवस्था में है, आपकी पृथ्वी के अंदर एक परत है दुर्बलता मंडल, वहां पहुंच जाती हैं। और वहां पर अब देखो, यहाँ पे घनत्व अधिक हो गया, घनत्व अधिक हो गया, घनत्व अधिक, और यहाँ पे क्या है, घनत्व कम। जब ये चीजें यहां पे आ गई तो यहां से इनका प्रवाह होगा किधर,
अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर। यहाँ पे घनत्व अधिक हो गया क्योंकि ये चीजें जो इनका अपर्दन या अनक्षादन हुआ था, ये चीजें बहाकर कहाँ पहुंचा दी गई, समुद्र तल पर पहुंचा दी गई। जब समुद्र तल पर दबाव बढ़ा तो यहाँ पे इसका अवतलन हुआ। अवतलन होने के बाद ये चीजें कहाँ पहुंची, नीचे दुर्बलता मंडल में पहुंची। दुर्बलता मंडल में क्या है, ये एक द्रव क्षेत्र है, यानी कि द्रव परत है। यहाँ से परत में जो लावा है या मैग्मा है या तरल पदार्थ है, वो बहकर अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाता है, जो यहाँ पे इस तरह से यहाँ आया और कम घनत्व से फिर दोबारा से इनके निर्माण में ही ये लग जाता है। ठीक है, ये एक चक्र चलता रहता है। यहाँ से अपर्दन अनाच्छादन हुआ, समुद्र तल तक पहुंचा, नीचे दुर्बलता मंडल में गया, दुर्बलता मंडल में नीचे बहकर यानी कि कम अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से कहाँ गया, कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर गया, और कम घनत्व वाले क्षेत्र से वापस कहाँ पे चला जाता है, इनका निर्माण होता है, किसका, पर्वत पठार मैदानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। ये है भू संतुलन। इस तरह से ये संतुलन बना हुआ है पृथ्वी का, या भू संतुलन या आइसोस्टेसिस की बनी हुई है। देखो मैंने एरी वाले में बताया है, इसमें क्या है, घनत्व तो समान है, और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था, तो ये एक बार इसका घनत्व तो समान है। देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। असमान गहराई है, ठीक है, लेकिन घनत्व क्या है, समान है। ठीक है, ये हल्के, जैसे पर्वत है, ये हल्के पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए इसकी ऊंचाई अधिक है, लेकिन घनत्व फिर भी कम है। उसका पठार उसके कम नीचा है, फिर भी घनत्व उसकी समान है। मैदान उससे भी नीचा है, लेकिन उसका घनत्व उसके समान है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपका आइसोस्टेसिस टॉपिक। इस टॉपिक से संबंधित यदि आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए भी हैं और आने की आगे संभावना भी है, तो वो आप हमारे प्रश्नोत्तरी सीरीज थी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसी टॉपिक के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पे इसके क्वेश्चन और इनकी डिटेल व्याख्या उन क्वेश्चनों की भी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो यदि आपको यूज़फुल लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्योग्राफी से संबंधित यही इस तरह की क्लासें यदि आप पाना चाहते हैं, लगातार आपको क्लासें मिलती रहें, क्योंकि फर्स्ट ईयर एग्जाम जून में आने वाला है, DSSB एग्जाम भी आपका होने वाला है, NVS PGT और KVS PGT की परीक्षाएँ भी आने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें और थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाएं। बाकी आपको नोट्सों के लिए मैंने बोला है, आपको इन टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स, मेरे द्वारा जो लिखे हुए नोट्स हैं वो यदि चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिक्षा पोर्टल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप इन सभी टॉपिक्स की जो मैंने अब तक करवा दिए हैं उनके हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और उन नोट्सों की यदि बात करें तो वो नोट्स हैं कई ऑथेंटिक बुक से मैंने कलेक्ट करके मैटर आपके लिए लेकर आया हूँ। उन टॉपिक से बाहर, उन नोट से बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा स्कूल व्याख्याता में। ठीक है, स्कूल व्याख्याता के लिए मैं स्कूल व्याख्याता पॉइंटेड ही ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जून में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारे बारे में भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। यदि आपकी कोई क्वेरीज रहा करे या कोई चीज़ में दिक्कत हो तो हमको आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।